नमस्कार, स्वागत है आपका दो प्रदेश खबर विशेष में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की खबर से शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन वोटरों को मतदान की इजाजत देने से इनकार कर दिया है जिनके नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR में काटे गए हैं और उनकी शिकायत अपीलीय ट्रिब्यूनल में लंबित है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा है कि अगर हम ऐसे वोटर्स को वोट डालने की इजाजत देंगे तो उन लोगों के वोटिंग अधिकार छीनने होंगे जिनके नाम SIR लिस्ट में शामिल किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि वोटिंग से 10 दिन पहले इस स्टेज पर चुनाव प्रक्रिया में कोई दखल नहीं हम देंगे। CJI ने कहा कि अगर SIR प्रक्रिया को लेकर ऐसे ही आपत्तियां आती रही तो चुनाव कैसे संपन्न होंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 11 अप्रैल तक 34 लाख से ज्यादा अपीलें दायर की जा चुकी है जिन पर फैसला आना बाकी है। तो देखिए, ये वो वोटर्स हैं जो SIR में जिनके नाम कट गए हैं और 19 ट्रिब्यूनल बनाए गए थे। 19 ट्रिब्यूनल में नाम करेक्शन का जो भी दिक्कतें आई थी कागजातों में, उसको बदलने सुधारने का मौका दिया गया था, लेकिन चूंकि संसाधनों की कमी थी, व्यवस्थाओं की कमी थी, उसकी वजह से भी इतने कम समय में संभव नहीं था कि इतने लोग अपने नाम के या जो गलतियां थी उसमें कुछ सुधार कर पाए। ऐसे में अब 34 लाख लोग जो है वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे। बढ़ते आगे, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन चुनाव के बाद होने जा रहा है। माना यह जा रहा है कि इस बार भी छत्तीसगढ़ के नेताओं को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिलने वाली है। कुछ नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा सकती है। वही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए किन नामों पर मंत्रणा हो रही है, क्या कहते हैं इसको लेकर जिम्मेदार, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहले भी वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली है। पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह से लेकर सरोज पांडे और रामविचार नेताम से लेकर लता उसेंडी तक कई चेहरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। माना जा रहा है कि नितिन नवीन जल्द ही अपनी नई टीम का ऐलान कर देंगे। इस टीम में भी छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को जगह मिलेगी। लंबे समय तक नितिन नवीन छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी रहे हैं। प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की कार्य क्षमता को भली भांति जानते हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता राष्ट्रीय टीम में स्थान दिए जाने को लेकर उत्साहित है। माना तो यह भी जा रहा है कि प्रदेश के किसी युवा नेता को राष्ट्रीय महासचिव जैसी अहम जिम्मेदारी भी दी जा सकती। वही कांग्रेस इसे लेकर तंज कसती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक निर्णय पूरी टीम भाव के साथ लेते हैं और माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं और शीर्ष नेता हैं वो सब मिलकर इस पर टीम बनाते हैं। निश्चित रूप से हमको उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ से ज़्यादा प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा, इसी हम लोग उम्मीद करके चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर जब कभी भी कार्यकारिणी की बनी है तो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व अच्छा रहा है, भरपूर रहा है और निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी के नाते लंबे समय तक काम किए। हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की क्षमता भी संगठनात्मक रूप से बहुत अच्छा है। तो अगर ऐसी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी आगामी बनने वाली है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व उसमें बहुत अच्छा होगा। छत्तीसगढ़ के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो राष्ट्रीय कार्य समिति में जा सकते हैं वो नितिन नवीन से बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि सरोज पांडे हों या फिर ब्रज मोहन अग्रवाल जी हों या रमन सिंह जी हों या इस प्रकार के जो अन्य वरिष्ठ नेता उनको कहीं स्थान मिलेगा, क्योंकि उस समय जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनके कद के सामने उनको अपना बौनापन दिखेगा। छत्तीसगढ़ के नेताओं को लगातार चुनावी राज्यों में प्रचार की जिम्मेदारी दी जा रही है।
मोदी शाह की सभाओं के प्रबंधन से लेकर रणनीतिक मोर्चे पर भी प्रदेश के नेताओं को अवसर दिया जा रहा है। ऐसे में यह तय है कि छत्तीसगढ़ के कुछ नेताओं को आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, संभावना यह भी है कि इससे छत्तीसगढ़ की सियासत पर भी बड़ा असर होगा। देखना दिलचस्प होगा कि टीम नितिन नवीन में किसे जगह मिलती है और कब परिवर्तन होता है। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। छत्तीसगढ़ में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगातार आवेदन आ रहे हैं, लेकिन सोलर पैनल अब भी 25% घरों में ही लग पाए हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? सोलर पैनल लगाने में देरी क्यों हो रही है? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सोलर पैनल के जरिए बिजली उत्पादन वर्तमान में आम बात हो गई है। इसमें एक बार राशि लगाने पर कई सालों तक मुफ्त बिजली प्राप्त की जा सकती है। यही वजह है कि देश के साथ छत्तीसगढ़ के लोगों को बिजली बिल से राहत देने के लिए प्रदेश में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई। इस योजना को रिस्पांस भी अच्छा मिला। योजना शुरू होने के बाद साल भर में ही 1,80,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन सोलर पैनल लगाने में संबंधित जिम्मेदार टाल मटोल कर रहे हैं। यही वजह है कि अब तक सिर्फ 25% सोलर पैनल ही लोगों के घरों में लगाए गए हैं, जबकि प्रदेश में सोलर प्लांट लगाने के लिए 500 से ज्यादा वेंडर पहले से ही तय है। अब इस धीमी रफ्तार को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सफाई दे रहे हैं। उस पर लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य भी है और केंद्र का आह्वान भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य घर, प्रधानमंत्री सूर्य घर लगाए जाएं और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने पर राज्य और केंद्र सरकार की ओर से कुल 1,08,000 रुपए सब्सिडी मिलती है और 1 से 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने पर प्रति माह 120 से 360 यूनिट बिजली मिल सकती है, नहीं के बराबर देना पड़ता है। यही वजह है कि लोगों में सोलर पैनल लगाने को लेकर भारी उत्सुकता भी है। सरकार भी समझती है और इसीलिए सरकार भी हर घर तक इस योजना को पहुंचाने के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। लेकिन सरकार की इस पहल पर क्रियान्वयन करने वाले पट्टा लगाने की कोशिश में है। इसीलिए लोगों के घरों तक सोलर पैनल पहुंचने की रफ्तार कछुआ चाल से चल रही है। उम्मीद है आने वाले दिनों में जिम्मेदार जागेंगे और इस योजना को धरातल पर उतारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। रायसेन जिले के दशहरा मैदान में आयोजित 3 दिवसीय उन्नत कृषि महोत्सव मेले का भव्य समापन हुआ है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और हरियाणा के मंत्री श्याम सिंह राणा शामिल हुए। इस दौरान गडकरी ने किसानों को संबोधित करते हुए खेती को लाभकारी बनाने, नई तकनीकों के इस्तेमाल पर खासतौर पर जोर दिया। सड़क और हाईवे परियोजनाओं की सौगात दी। मेले में 300 से ज्यादा स्टॉल लगे थे, जहां पर देश विदेश की कंपनियां और वैज्ञानिकों ने आधुनिक खेती उपकरणों और तकनीकों की जानकारी किसानों को दी। छत्तीसगढ़ में जनगणना की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल ने INS 24/7 से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि जनगणना की प्रक्रिया पिछली बार की तरह ही होगी और इस बार सभी कार्य डिजिटल फॉर्मेट में किए जाएंगे और इसलिए इस जनगणना को डिजिटल जनगणना भी कहा जा रहा है। जनगणना को लेकर आदिवासी समाज की चिंता पर कार्तिकेय गोयल ने कहा कि सभी को अधिकार है कि वो अपनी चिंता को कलेक्टर या फिर अन्य माध्यमों के जरिए गृह मंत्रालय को भेज सकते हैं। इस पर निर्णय का अंतिम अधिकार गृह मंत्रालय को ही होगा। छत्तीसगढ़ में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जनगणना के निदेशक कार्तिकेय गोयल जी हमारे साथ हैं। सर, कई नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। पहली बार स्वगणना की स्थिति है और ऑनलाइन भी गणना कर सकेंगे। सर, क्या प्रक्रिया होगी पूरी? यह जनगणना पूर्व की जनगणनाओं की भांति ही है। फ़र्क केवल इतना है कि जो पेपर के फॉर्म थे उन्हें डिजिटाइज किया गया, इसीलिए इसे डिजिटल जनगणना कहा जा रहा है। परंतु पूरी प्रक्रिया प्रश्नोत्तरी पूर्व जनगणनाओं की तरह ही है।
चूंकि डिजिटल जनगणना है इसीलिए पहली बार नागरिक को, आपको और मुझे स्वगणना करने का भी प्रावधान है। जनगणना छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में पूरे भारत के तर्ज पे होगी। प्रथम चरण छत्तीसगढ़ में 1 से 30 मई के बीच है और द्वितीय चरण फरवरी 2027 में। दोनों चरणों में स्वगणना का विकल्प 15 दिन पहले खुलेगा, यानी कि प्रथम चरण के लिए छत्तीसगढ़ में स्वगणना का विकल्प 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच होगा। यदि उस बीच आप स्वगणना नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल चिंता न करिए, क्योंकि वो अनिवार्य नहीं है। 1 मई से 30 मई के बीच हमारे प्रज्ञक आपके छत्तीसगढ़ में हमारे प्रत्येक घर घर आकर आपकी गणना अवश्य करेंगे। जनगणना में सही और सटीक जानकारी दीजिए। आपकी जानकारी तकनीकी और विधिक रूप से सुरक्षित है। निजी जानकारी का कभी जनगणना में, अभी से नहीं, पिछले 150 सालों से कभी उपयोग नहीं किया गया है। निजी जानकारी केवल और केवल सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए यूज़ की जाती है। 62,000 से अधिक कर्मचारी लगाए गए। पहली बार छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र भी जो है, जो नक्सल मुक्त हुआ है, वहाँ पर भी जनगणना होगी। तो किस तरह के विशेष प्रावधान किए गए हैं सर? और पहली बार जब जनगणना वहाँ होगी, अधिकारी पहुँचेंगे तो कैसा वहाँ पर वो? छत्तीसगढ़ के प्रत्येक क्षेत्र में 2011 में जनगणना हुई है। बस्तर में भी जनगणना हुई है। छत्तीसगढ़ में के बस्तर में खाली 103 गांव थे जो कि प्रथम चरण नहीं हो पाया था वहाँ, लेकिन वहाँ भी द्वितीय चरण हुआ था। इस बार हम छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव में, चाहे बस्तर हो चाहे सरगुजा हो, प्रत्येक गांव में हम प्रथम चरण की जनगणना भी करने वाले हैं। डिजिटल माध्यम है, हमारे पास टीचर भी हैं और हमारे प्रत्येक भारतवासी का हक है कि जनगणना की सेल्फी में उसकी फ़ोटो खींची जाए। तो जनगणना छत्तीसगढ़ में, विशेष रूप से बस्तर में, प्रथम चरण में हम प्रत्येक गांव की जनगणना अवश्य करेंगे इस बार। पिछली बार 103 गांव छूटे थे, इस बार हम वो 103 गांव और उसके अलावा भी जो नए गांव बसाहट आए हैं या कहीं पे वीरान गांव हैं, प्रत्येक जगह जाके हम जनगणना अवश्य करेंगे, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। जनगणना की प्रक्रिया होगी वो डिजिटल फॉर्मेट में की जाएगी, तो इस तरह से बेहद खास होगी। और बस्तर पहली बार नक्सलवाद से मुक्त होगा, तो वहाँ के जो गाँव बच गए थे वहाँ तक भी जनगणना के जो प्रगणक हैं वो इस बार पहुँचेंगे। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। सीहोर जिले के सातदेव गांव में मां नर्मदा का 11,000 लीटर दूध से अभिषेक किया गया है, जिसका वीडियो भी सामने आया और इसमें दूध को टैंकर से नदी में बहाया गया है, जिसको लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पर्यावरणविद इसे पर्यावरणीय खतरों से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ संसाधनों का दुरुपयोग इसे बता रहे हैं। वहीं संत समाज इसके समर्थन में खड़ा हो गया। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले स्थित सातदेव गांव में 21 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन किया गया। संत शिवानंद महाराज को मां नर्मदा के तट पर टैंकर के जरिए लगभग 11,000 लीटर दूध विसर्जित करते हुए देखा जा रहा है। ये वीडियो सामने आने के बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ इसे धार्मिक आस्था से जोड़ रहे हैं, तो कुछ इसे संसाधनों की बर्बादी बता रहे हैं। वहीं आयोजकों ने कहा है कि दूध चढ़ाने की ये रस्म नदी के पानी की सफाई और नर्मदा परिक्रमा करने वाले तीर्थ यात्रियों की भलाई की उम्मीद और प्रार्थना के साथ की गई थी। 11,000 लीटर दूध का अभिषेक किया है। इस पर सोशल मीडिया पे तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, लोग कुछ ही बोले, अपने को उससे कोई लेना देना। अपने को नर्मदा जी माँ है, उसका आदेश हुआ था दूध चढ़ाने के लिए। हम तो चढ़ाते हैं दूध, तो 12 ही महीने चढ़ाते हम। हमारा काम है ये दूध चढ़ाने का, क्योंकि हम संकल्प करते हैं, तो हमारा दूध के बिना संकल्प पूरा होता ही नहीं। तो संकल्प जैसे नहीं होता है, तो बाबा आज तरह तरह की लोग बात कर रहे हैं कि जैसे आप गरीबों को खिला देते हैं। तो गरीबों के लिए तो खाना लगाया था नहीं 21 दिन तक। गरीबों को दूध बांट अरे देते तो पूरे क्षेत्र में चूल्हे नहीं सिल गए किसी घर में, तो 21 दिन तक तो यही आया खाने के लिए। डेली 50,000 लोगों ने खाना खाया, वो भी तो दिखाना चाहिए। वो दूध ही दिख रहा है लोगों को। सोशल मीडिया पर संसाधनों के दुरुपयोग के कमेंट के बाद संत समाज सामने आया है। जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार्य ने INS 24/7 से खास बातचीत में कहा कि ये कोई नई परंपरा नहीं है, पहले भी मां नर्मदा का दुग्ध अभिषेक होता रहा है। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा हमारे लिए केवल नदी नहीं है, बल्कि मां के समान है। हम उन्हें जो अर्पित करते हैं वो हमें कई गुना वापस मिलता है। महाराज जी, जिस प्रकार का ये बवाल मचा हुआ, क्या कहते हैं इसको लेकर? आजकल एक फैशन सा हो गया है, धर्म के प्रति छोटी छोटी बातों को लेकर समाज में हल्ला मचाने की आदत पड़ गई है। अरे मां नर्मदा का दूध का अभिषेक आज हुआ क्या? हजारों वर्षों से इनका अभिषेक हो रहा है। और मां वो हमको लौटाती भी है क्या? मां स्वयं पी लेती है क्या? उसका शब्द ही मां है। मां तो हमको दूध पिलाती है
और हम उसको जब दूध उसको दे रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? दूध को टैंकरों में भरकर नदी के किनारे तक लाया गया। श्रद्धालुओं की मौजूदगी में मंत्रोच्चार किया गया और इसी बीच दूध को बहते नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया गया। अब इसे आस्था कहे या फिर संसाधनों का दुरुपयोग, लेकिन ये तो तय है कि आस्था के नाम पर सब कुछ जायज है। INS 24/7 के लिए भेरुंडा से मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट। और अब बात नारी वंदन अभिनंदन की। जी हां, नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए संसद में 16, 17 और 18 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026 लाया जा रहा है और इस बिल के माध्यम से देश की ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस अधिनियम की खूबियां बताने के लिए अपनी राष्ट्रीय स्तर की लॉन्चिंग में भारतीय जनता पार्टी ने देश के हर जिले में अधिनियम की खूबियां गिनाई हैं। वहीं ग्वालियर में भाजपा के द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भिंड संसदीय क्षेत्र की सांसद संध्या राय और बीजेपी की स्थानीय महिला पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से इसके बारे में जानकारी साझा की है। 2047 तक जो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हमें देश को विकसित करना है, तो आने वाले समय में हमारा देश विकास की तरफ अग्रणी रहेगा। उस विकास की अग्रणी जर्नी में हमारी मातृशक्ति की मुख्य भूमिका रहेगी। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारी बहनें देश के हित में निर्णय करेंगी, समाज के हित में निर्णय करेंगी और देश की तरक्की में जो चीज़ें लगेंगी निश्चित तौर पर हमारी नारी शक्ति की उसमें सहभागिता होगी। अभी हम कह सकते हैं कि शुरुआत जब हुई तो 4% से चालू हुआ और आज हम कह सकते हैं 15% हमारी महिला शक्ति की भूमिका है लोकसभा में, लेकिन आने वाला जो हमारा लोकसभा रहेगा उसमें 33% हमारी बहनों की भूमिका होगी। देखिए, क्राइम तो हर जगह है, कहीं ना कहीं बिल्कुल क्राइम है, लेकिन क्राइम पर कंट्रोल भी हो रहा है और जहाँ जहाँ चीज़ें हो रही है प्रशासन लगातार सख्ती से कदम भी उठा रहा है। देखिए, सामने वाला विपक्ष क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, लेकिन प्रशासन सख्ती से सारी जो गैर कानूनी चीज़ें चल रही हैं उन पर सख्ती से कार्य कर रहा है। देखिए, आने वाले समय में जो हम नारी शक्ति वंदन बिल पर जो कार्य कर रहे हैं, आने वाले समय में जब राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारी 33% की भागीदारी रहेगी और हर क्षेत्र में, सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में जब हम देखेंगे कि नारी शक्ति हर जगह एक सीमित संख्या में है, अभी हम देख रहे हैं गिनी चुनी जगह हमारी मातृशक्ति है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब अगर हमारी 4 भाइयों के साथ अगर हमारी 4 बहनें रहेंगी बराबरी के उसमें, तो निश्चित तौर पर वो समय नहीं आएगा। फूड लवर्स के लिए रायपुर के रामा वर्ल्ड में एक नया आकर्षण जुड़ गया है। यहाँ पर लग्जरी कन्फेक्शनरी ब्रांड रसवी का शुभारंभ किया गया, जहां पर प्रीमियम मिठाइयों और डेजर्ट्स का अनोखा अनुभव मिलेगा। आपको डेजर्ट्स यहाँ पर एक अलग स्वाद के साथ मिलेंगे। ये केवल मिठाई की दुकान नहीं है, बल्कि एक डिज़ाइन बेस्ड एक्सपीरियंस सेंटर भी है, जिसमें कि इंटरनेशनल पैकेजिंग और मॉडर्न प्रेजेंटेशन पर खास तौर पर ध्यान दिया गया है। रसवी रामा वर्ल्ड के द नेबरहुड फूड स्ट्रीट का हिस्सा भी है, जहाँ पर पहले से ही चौपाटी शुरू हो चुकी है, जो कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक संचालित होती है। आने वाले समय में यहाँ पर और भी फूड आउटलेट्स खुलने वाले हैं। इससे रामा वर्ल्ड रायपुर का प्रीमियम फूड और लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन बनने की ओर अग्रसर भी है, जिससे कि शहर के लोगों को नया टेस्ट मिल सके, एक नया एक्सपीरियंस मिल सके। हमारा ये मन था कि हम लोगों को स्वीट्स लाएं बट ऑल्सो गुड एक्सपीरियंस, गुड डिज़ाइन लाएं। रायपुर में आई थिंक यू नीडेड वन लाइक लग्जरी डिज़ाइन लेड स्वीट शॉप, यू नो, वेर यू कम इन, you pick some things and you also get a good experience, good atmosphere. So हाँ, यही हमारा थॉट था। यहाँ पे you get everything, you get मिठाई, ट्रेडिशनल मिठाई, you get प्रीमियम फ्यूजन मिठाई, आपको नमकीन, बेकरी आइटम्स, स्वीट्स, चॉकलेट्स, आप जो भी सोच सकते हैं in terms of desserts, नमकीन्स, we have all of it for you. Plus we also have one floor dedicated to gifting, so you can get hampers for your weddings, for everything. So yeah, like we wanted to provide everything, but we wanted to provide a good design, a good atmosphere. So you see, we've not tried to like overload anything. You get like आपको सब चीज़
एकदम खूबसूरती से देने की हमारी कोशिश रही है। फॉर श्योर लाइक आइए, ट्राई कीजिए, देखिए एंड खुद महसूस कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बॉलीवुड की मशहूर सिंगर आशा भोसले की, जिनका राजकीय सम्मान के साथ शिवाजी पार्क मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें महाराष्ट्र पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। साथ ही बॉलीवुड सिंगर्स ने उनका गाना अभी ना जाओ छोड़कर गाकर उन्हें अंतिम विदाई दी है। सोमवार की सुबह उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके मुंबई स्थित निवास कासा ग्रांडे में रखा गया था। उन्हें तिरंगे में लपेटकर सलामी दी गई। आशा ताई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में नेता, अभिनेता, क्रिकेटर और उनके फैंस शामिल हुए। फिल्म जगत की कई हस्तियां शामिल हुई। बता दें कि शनिवार को कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से उनका निधन हुआ था। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस उन्होंने ली थी। रविवार को इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया और आशा भोसले के निधन पर बॉलीवुड ही नहीं बल्कि भारत समेत दुनिया भर के जो उनके प्रशंसक हैं उनमें दुख है, शोक की लहर है। 8 दशकों के लगभग उनके करियर में उन्होंने 20 से ज़्यादा भाषाओं में 12,000 से ज़्यादा गीत गाए हैं। संगीत की दुनिया में एक अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है। पिया पिया तू अब तो आजा, दिल चीज़ क्या है जैसे कई हिट गाने उन्होंने दिए हैं। इंतहा हो गई इंतज़ार की, अभी ना जाओ छोड़कर, जिस पर उन्हें अंतिम विदाई भी दी गई। पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित उनको किया गया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ।